देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक मूवी को फेयर चांस मिलना चाहिए। पिक्चर को क्यों बनाया था, उसके पीछे का क्या मकसद है, वो किसके लिए बनाया गया है, मेकर्स का इंटेंशन क्या है, फिर भले उसको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बनाया हो या फिर चोरसेज़ी ने बनाया। अगर कोई पिक्चर तुम्हारे लिए बनी नहीं है, फीमेल ऑडियंस को ज्यादा केटर करती है, तो तुम मर्द देखकर उसको बुरा भला कहो, सही तो नहीं है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई मूवी थिएटर से देखकर निकलता हूँ तो हमेशा पहला क्वेश्चन यही करता हूँ कि क्यों, वाई, मैं ये जहरीली पिक्चर देखने क्यों गया था। वीडियो के शुरू में इतनी ज्यादा हैवी ज्ञान वाली बातें मुझे क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने आज देखी मस्ती 4। पहले की थी मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4। पिक्चर मुझे कैसी लगी इसकी बात तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने उसूल, परंपरा, परिष्ठा, प्रशासन। मस्ती 4 एक अडल्ट कॉमेडी मूवी है जिसको थिएटर्स में 18+ रेटिंग के साथ रिलीज किया। 3 मेन कैरेक्टर्स, 3 मेन लौंडे मर्द अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उनकी शादियों में लव खत्म हो चुका है, सिर्फ नोक झोंक बाकी है। तो इसीलिए वो लोग मुंह कहीं और मारते हैं। फिर एक दिन उनको एक चौथा आदमी मिलता है, कैरेक्टर प्लेड बाय अरशद वारसी, और उनको दिखता है कि ये तो बहुत ज्यादा खुश है अपनी बीवी के साथ भी, अपनी शादी में भी। इसका क्या राज है? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पॉइंट पे पिक्चर अपने सामने एक नया कॉन्सेप्ट रखती है, लव वीजा का। और इनका कहना है कि अगर आपको अपनी शादियां लंबी चलानी है, उसको स्पाइसी बनानी है, उसको हैपनिंग बनानी है, तो हर साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए आप लव वीजा दे दो अपने पतियों को। 7 दिन के लिए दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन तीनों की किस्मत ऐसी है कि 7 दिन तक, मतलब कि बेसिकली एक गाने में पूरा ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। और जब ये लोग एकदम हार के वापस आते हैं कि भाई यार हमारा तो लव वीजा वेस्ट हो गया, तब इनको पता चलता है कि ये ठप्पा मारने वाला काम सिर्फ 1 वे नहीं था, बल्कि अब सामने वाले को भी देना पड़ेगा। जी हाँ, मॉडर्न जमाने के साथ विद चेंजिंग टाइम्स मूवी ने अपने थीम भी चेंज करे हैं कि सिर्फ मर्दे ही क्यों मौज करें, आई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। अब 7 दिन का लव वीजा लेने की बारी बीवियों की। यहाँ पर हो जाता है पिक्चर का इंटरवल। 2 घंटा 20 मिनट की ये पिक्चर है। अगर हम लोग एक एवरेज मान के चले कि 1 घंटा 10 मिनट तक इतनी स्टोरी, तो भैया दम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो मेजर चंक हो सकता था 7 दिनों का एडवेंचर हस्बैंड साइड वाला, वो तो एक गाने में निकल गया। बाकी पूरा टाइम इस खोखले कंकाल के अंदर उन्होंने कॉमेडी भरने की कोशिश करी है, और तुम मेरे एक्शन से समझ जाओ कि कितना कामयाब हुए हैं। मेन कैरेक्टर एक महिला से पूछता है आपका नाम क्या है, तो वो कहती है रोजमेरी। तो पूछता है आपका सरनेम क्या है, कॉमेडी लिखी गई है मार्लो। सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसे कैसे, उसको कर दिया कार्लो, रोजमेरी कार्लो। और उसमें भी वो अंग्रेजी मेम जिस तरीके से हिंदी बोल रही थी, रिक्लाइन होता है, दिस इज व्हाट शी डिड। हम इंडियंस का भी आर खा गई भाई। और कैरेक्टर्स के नाम पे बीवियों को ऐसे ऐसे ट्रेड दिए ना। एक महिला इतनी ज्यादा दिल की सॉफ्ट होती है कि उनको रास्ते पे भिखारी दिखता है जो भीख मांग रहा होता है, तो वो उसको लाके अपने घर के बेडरूम में सुला देती है। मस्ती मस्ती में उसका पति समझता है ओ मेरी बीवी लेटी हुई है, तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो कभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भिखारी के हाथ में आता है छोटा सा बोरा, वो डालता है कैरेक्टर के चेहरे पे और होती है उसकी कुटाई। भिखारी की नहीं, मालिक की, पति की, जिसकी बीवी उस भिखारी को घर के अंदर लेके आई थी। स्किन तेरी लाइक मस्का पाओ, थोड़ा मेरे नजदीक आओ। गाने के लिरिक्स कहते हैं बाबू तू है 1 in करोड़, मतलब इंडिया में तेरे जैसे 150 और भी हैं। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा शौक लगा जब मैंने देखा कि भाई नरगिस फाकरी कहाँ आप रॉकस्टार में थी, कहाँ मस्ती 4 में आ गई। वहां जेडी सही गलत के पार खुले मैदान में खड़ा है। लेकिन बिडू नथिंग बीट्स दिस नेक्स्ट लाइन जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एक कैरेक्टर कहता है हमारी बीवियां टॉप से लेके टिप तक टिप टॉप है। किसने लिखा है ये भाई, मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। मैं तुमको बस छोटे छोटे नमूने मार रहा था, एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि तुम में से काफी सारे लोग इसको थिएटर में जाके नहीं एक्सपीरियंस करने वाले। ये जो मटर पीस बनाया है। लेकिन बादल साले तू तो कह रहा था कि हर मूवी को उसके लिए जज करना चाहिए, तो तू इसको इतना हार्ड क्यों जज कर रहा है? क्योंकि मैं जब टीनेजर था तो मैंने भी छुप छुप के मस्ती फ्रेंचाइज देखी हुई है। आई डोंट नो तब कौन सी आई थी, ग्रैंड मस्ती या ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जिसमें वो एक कार में बैठे हुए होते हैं और दादाजी को अपनी बेटी को कहीं सुरक्षित भेजना होता है, तो ही इज लाइक पहले करो फिर करो फिर करो, टंकी खाली हो गई अब लेके जाओ। एंड यू नो एज अ छोटा नन्ना मुन्ना बालक जिसका दिमाग अभी विकसित हो ही रहा था, उसको ये चीजें अम्यूजिंग लगती थी कि भाई ऐसे आप पिक्चरों में कैसे दिखा सकते हो। लेकिन आज के दिन मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरा दिमाग विकसित हो चुका है, और ये देखकर जितना जोर से मैंने क्रिंज किया, क्योंकि बिडू मेकर्स को समझना चाहिए कि जमाना भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट जिसपे आप शायद ये मूवी बेचना चाह रहे थे कि लड़कियों का स्किन दिखाकर, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर। एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा, उससे ज्यादा इंस्टाग्राम पे दिख जाता है आजकल।
इट इज नॉट अम्यूजिंग एनी मोर। कुछ पैसे दोगे तो संतरे का जूस निकाल के भी दिखाया जाएगा। तो हाँ, मस्ती मस्ती वाली चीज जितनी आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो ना, दुनिया उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसलिए इस पार्ट 4 के वो वाले गैग्स काफी मतलब बहुत ज्यादा आउटडेटेड फील होते हैं। जिसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मूवी में, इसकी कॉमेडी। और देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अडल्ट कॉमेडी बना रहे हो तो आपको मतिमंद पिक्चर बनानी है। मतिमंद को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिमाग से पैदल। एन अडल्ट कॉमेडी कैन ऑल्सो बी अ फनी मूवी। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, और शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आजकल जो कॉमेडी मूवीज बनती है ना, वो इतनी ज्यादा क्रिंज क्यों लगती हैं? क्योंकि उनको प्रेजेंट करने का तरीका है ना, काफी ज्यादा सीरियलाइज्ड हो चुका है। जहां पर आपने पेपर में कुछ राइमिंग वर्ड्स लिख दिए, कुछ पॉप कल्चर के रेफरेंस मार दिए और अपने सारे एक्टर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया, चारों तरफ से कैमरा मार दिया, भाई तुम एक डायलॉग बोल दो, तुम एक डायलॉग बोल दो, तुम एक डायलॉग बोल दो, हम लोग काट देंगे, बन गया सीन। अब मेरे को नहीं पता शूट करते टाइम आपको ये फील होता है कि नहीं, बट वो देखने में इतना बुरा लगता है। इसी के सामने अगर तुम पुरानी कॉमेडी मूवीज उठा के देख लो, जिनके मीम्स आजकल इतने सारे बनते हैं, तो उनमें एक फिजिकलिटी होती थी। भाई कैरेक्टर्स कहीं भी मूव कर सकते थे, कैमरा उनके साथ मूव करता था। ये एक लाइन से खड़े होकर शूट करने वाला तरीका सीरियल वाला है, टीवी सीरियल वाला, क्योंकि उनके सर पे डेडलाइंस होती हैं। हर हफ्ते उनको नया एपिसोड बनाना है। आज क्या शूट करो, आज क्या एडिट करके आज क्या एयर होगा। मूवीज के अंदर ये वाला कीड़ा कब कहां कैसे आया आई डोंट नो, बट अब तो बहुत ज्यादा अपेरेंट हो चुका है। और जिस तरीके से लोगों ने इंडियन टीवी सीरियल्स को सीरियसली लेना छोड़ दिया ना, उसी तरीके से इन मूवीज को भी लेना छोड़ देंगे। माफ करना, थोड़ा रैंट गुस्से में चला गया था, क्योंकि भाई ये मूवी मुझसे बिल्कुल भी बेयर नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट मूवी इन माई एंटायर करियर। 7 साल से मैं हर हफ्ते पिक्चर जा रहा हूँ थिएटर देखने, लॉकडाउन वाला टाइम छोड़कर। लेकिन आज पहली बार लगा कि एक काम करता हूँ, चलती हुई पिक्चर में से निकल जाता हूँ, देखता हूँ कैसा फील होता है। इंटरवल से आया हूँ मैं छोड़ के, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी चल रही है, लास्ट का आधा घंटा बाकी है, आई एम आउट। मैं नहीं सह पाऊंगा भाई। पहले रात भर जग के मैंने फैमिली मैन पूरा शो खत्म किया हुआ है। मुश्किल से कुछ घंटों की नींद मिली है, क्योंकि फंडा एकदम सिंपल सा है कि आपकी कॉमेडी बिल्कुल भी काम नहीं करती। पर्सनली मेरे लिए डायलॉग्स बहुत ज्यादा पुराने फील होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी फील होते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको शूट करने का तरीका काफी लेजी फील होता है। एडिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, साउंड इफेक्ट पता नहीं कहां से मारे हुए। इट इज जस्ट समथिंग दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आप एक जिंदा लाश की तरह उसको बस देखते जाओ। साला ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप अडल्ट कॉमेडीज मत बनाओ, उनका अपना एक अलग मार्केट है, लोग उनको डिजायर करते हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट तो दो यार। सस्ती मस्ती दो, सस्ती पिक्चर नहीं। क्योंकि भैया जो मैंने कन्वीनियंस वाली बात करी ना, तुम अगर नोटिस करोगे इसको, अगर कभी देखोगे, इतने ज्यादा वॉकिंग शॉट्स है ना कि कोई भी आ रहा तो सबसे पहले पाँव दिखा रहे हो उसका, फिर नीचे से ऊपर। मैं लिख के देता हूँ कम से कम 5 तो होंगे, और वो भी एकदम बैक टू बैक। तुम नोटिस कर जाओगे, अरे फिर वही। लेकिन शायद तुम लोगों ने एक चीज नहीं नोटिस करी कि सॉरी थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया। तुमको पता है मूवी के डायरेक्टर कौन है? मिलाप जवेरी। आज 21 नवंबर को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है, और आज से ठीक 1 महीने पहले 21 अक्टूबर को एक मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी, एक दीवाने की दीवानियत। तुम गेस करना चाहोगे कि उस मूवी का डायरेक्टर कौन था? गेस कर लिया? अगेन मिलाप जवेरी। तो अब तुमको क्वेश्चन आना चाहिए कि एक डायरेक्टर ने 2 मूवीज डायरेक्ट करके एक ही महीने में कैसे रिलीज कर दी? आई डोंट नो, शायद मैंने उसका हिंट वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन भाई मैंने नहीं सोचा था कि अपने को 1 महीने के अंदर 2 बार मिलाप जवेरी का सिनेमा देखने मिलेगा। मैं इन मूवीज की मोरालिटी पे तो जा ही नहीं रहा हूँ कि जिस तरीके का सेटअप आप दिखा रहे हो, जो बात आप कह रहे हो, क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो तुम खुद का खुद कर सकते हो। और ऑलरेडी काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। मुझे एक्चुअली 120 बहादुर देखना था, लेकिन मेरे शहर में उसके शोज ही अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं कल जाऊंगा उसको देखने के लिए। मैंने अपनी जान जोखिम पे लगाकर ये मूवी देखी, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि पिक्चर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा कि टीवी सीरियल वाली चीज, तो तुमको भी पता है कि टीवी सीरियल कुछ लोग डेफिनेटली देखते हैं, उनको मजा आता है इसलिए पैसा कमा रहे हैं, मजा आता है इसलिए ऑडियंस है, इसलिए वो चीजें बन रही हैं। और जिस लेवल की कॉमेडी मैं इसके अंदर देख के आया हूं ना, वही टीवी सीरियल वाली ऑडियंस को ही पसंद आएगा। तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो तुम उस ब्रैकेट में फिट होते हो या नहीं। अगर नहीं है तो फिर सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।